प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सेकेंड पेपर। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को समझने से पहले बेहतर है कि हम पहले प्रोजेक्ट को समझें। व्हाट इज़ प्रोजेक्ट? देखिए, वर्क डन इन एन ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। एक ऑर्गेनाइजेशन में, एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान में जितने सारे एक्टिविटीज़ को कैरी किया जाता है उसको हम दो क्लास में ब्रॉडली डिवाइड कर सकते हैं। पहला है न्यू टास्क एंड दूसरा है रूटीन ऑपरेशंस। न्यू टास्क में डिफर इन सेंस ऑफ their completion time and objectives etc. A new task which is to be completed for the accomplishment of specified objectives is normally referred as a project, and the day-to-day normal activities that are continuously to be carried out during the normal course of business operations are known as routine operation. Suppose a business is expanded, a new branches are to be set up. In order to set up the new branches at a different area or location, it will take certain time to be completed. And after completion of the setup, new setup, the project work will be called finished project. कहने का मतलब कि नया टास्क किसी खास उद्देश्य के लिए और किसी खास समय में किसी खास बजट के तहत पूरा करना होता है। तो ऐसे न्यू टास्क जो स्पेसिफाइड ऑब्जेक्टिव को प्राप्त करने के लिए, हासिल करने के लिए किए जाते हैं, जैसे पुराना टेक्नोलॉजी को बदल के नया टेक्नोलॉजी यानी रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट उसको नाम देते हैं। कोई नया प्रोडक्ट लाइन, जैसे टाटा मोटर्स जो कभी मोटर्स और आयरन स्टील की कंपनी थी, अब कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में भी आ गई। टाटा नमक, टाटा मसाला, टाटा शुद्ध, है ना। तो इस प्रकार का डाइवर्सिफिकेशन अगर हम न्यू प्रोडक्ट लाइन स्टार्ट करते तो उसको स्टार्ट करने में, एक न्यू इंडस्ट्री सेटअप करने में जो टाइम लगा, जो संसाधन लगा, वह एक निश्चित पीरियड में निश्चित साधन के अंतर्गत किया गया टास्क था। तो वो टाटा लिमिटेड का रूटीन एक्टिविटीज़ नहीं था जो परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, परचेजिंग, मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग, दीज आर द रूटीन एक्टिविटीज़। बट ये न्यू डाइवर्सिफाइड प्रोजेक्ट जो वर्क जो स्टार्ट किया गया न्यू प्रोडक्ट लाइन कंज्यूमर प्रोडक्ट का, उसको हम एक प्रोजेक्ट नाम देंगे। तो प्रोजेक्ट को डिफाइन करते हुए हम कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट इज अ वर्क प्लान टू बी डन विद इन अ सेट अमाउंट एंड सेट ऑब्जेक्ट टू अचीव सेट ऑब्जेक्टिव। तो डेफिनेशन के तौर पर आप कह सकते हो इट इज़ अ सेट ऑफ नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ और यूनिक एक्टिविटीज़ दैट आर टू बी completed for the accomplishment of predetermined objectives within set time interval and within set amount of budget। तो यानी प्रोजेक्ट जो है वह सेट ऑफ यूनिक एक्टिविटीज़ है, नॉन रूटीन एक्टिविटीज़ है, जो किसी खास उद्देश्य को संतुष्ट करने के लिए, हासिल करने के लिए किया गया एक विशेष कार्य है जो एक समय सीमा तथा बजट के अंतर्गत पूरा करना होता है। तो ऐसे सेट ऑफ न्यू टास्क्स को हम क्या कहते हैं? प्रोजेक्ट कहते हैं। इज इट क्लियर और नॉट? के कैरेक्टरिस्टिक्स के तौर पर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, है ना, इसके लिए हम लोग देखें तो डेफिनेशन से आपको पता चला कि हमेशा प्रोजेक्ट के साथ कोई ना कोई खास ऑब्जेक्टिव लगा हो रहता है। तो सबसे पहला अगर फीचर्स देखें तो ऑब्जेक्टिव्स,
तो नाउ characteristics of a project. I have mentioned here certain characteristics. Out of them, first is every project has a set of objectives. यानी किसी भी काम को करने के पीछे कुछ न कुछ उद्देश्य रहता है, ये कॉमन फंडा है जो हम सब जानते हैं। तो प्रोजेक्ट चूँकि एक स्पेशल टास्क है, न्यू टास्क है, तो नेचुरली उसका सर्टेन ऑब्जेक्टिव होगा। जैसे गवर्नमेंट, बहुत सारे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स आज आपके आंखों के सामने दिख रहा होगा। क्या है, तो ये 4 लेन प्रोजेक्ट है, ये 6 लेन प्रोजेक्ट है ना, ये एम्स का प्रोजेक्ट है, एम्स सेटअप करना है मुजफ्फरपुर में, मोतिहारी में सेंट्रल यूनिवर्सिटी का स्थापना हो रहा है, केंद्रीय विश्वविद्यालय का। तो ये सारा एक प्रोजेक्ट है, चूँकि न्यू टास्क है, ये रूटीन टास्क नहीं है। तो नेचुरली उसका उद्देश्य है वहाँ के उस लोकेलिटी के, सोसाइटी के लोगों को अच्छा हेल्थ केयर देना, हेल्थ की स्वास्थ्य की सुविधा प्रदान करना। ठीक उसी तरह से 2 शहर मुजफ्फरपुर और पटना को जोड़ने के लिए, लिंकअप करने के लिए रोड कम्युनिकेशन के जरिए 4 लेन और 6 लेन का प्रोजेक्ट है। तो ये मेरा अल्टीमेट गोल होता है उस प्रोजेक्ट का कि इस दोनों को जोड़ दिया जाए। लेकिन हमने लिखा है कि एवरी प्रोजेक्ट हैज़ अ सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स। वह ऑब्जेक्टिव तो आपको दिख रहा है कि 2 शहरों को जोड़ा जा रहा है, लेकिन उस जोड़ जाने की वजह से बिजनेस का एक्सपेंशन होगा, नया बिजनेस जनरेशन होगा, टाइम सेविंग होगा, कॉस्ट सेविंग होगा। जो 50 किलोमीटर डिस्टेंस जो ज़्यादा अधिक कवर करना पड़ता था वो कम हो जाएगा। इस प्रकार के बहुत सारे जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सब उसमें शामिल होते हैं। तो एक बार जब हम उस दोनों शहर को रोड कम्युनिकेशन के जरिए जोड़ दे पाते हैं तो वो कहा जाता है कि प्रोजेक्ट पूरा हो गया। अब उस प्रोजेक्ट को, उस 4 लेन को, उस 6 लेन को मेंटेन रखना, तो मेंटेनेंस की क्रिया तो चलती रहेगी, नॉर्मल एक्टिविटी हो गया, तो वो रूटीन ऑपरेशन हो जाएगा मेंटेनेंस का, है ना। लेकिन ये जो है, जो एक बार जो नई टास्क था जोड़ने का, वो जो हुआ वह प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव था। 2 शहर के बीच के डिस्टेंस को कम करना, 2 शहर के बीच के से जुड़े हुए लोगों के बिजनेस, नया बिजनेस को जनरेशन की अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना, है ना, कॉस्ट सेविंग्स करना, ये सब जो छुपा हुआ उद्देश्य है, गौण उद्देश्य उसको कहते हैं। तो ये सारे सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स के तहत उस प्रोजेक्ट को पूरा किया जाता है। तो एवरी प्रोजेक्ट हैज़ अ लाइफ साइकिल। We have already mentioned that every project has to be completed within set time interval and set amount of budget. प्रत्येक प्रोजेक्ट को पूरा करने का एक टाइम लिमिट होता है, समय अंतराल होता है। यानी प्रत्येक प्रोजेक्ट का 2 पॉइंट ऑफ टाइम, स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट। तो स्टार्टिंग और एंड पॉइंट के बीच में जितने सारे एक्टिविटीज़ हैं डिफरेंट फॉर्म में, उन्हीं को अलग अलग स्टेज में जब हम व्यक्त करते हैं तो वो लगभग सभी कॉमन रूप से सारे प्रोजेक्ट पे लागू होता है, जिसे हम प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल कहते हैं। यानी प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इंडिकेट्स या रिप्रेजेंट्स द पीरियड बिटवीन starting point of project and end point of project, and the different stages of completing project activities are called phases of project life cycle या stages of project life cycle. That's why it is called every project has a life cycle, and commonly every project has to go through the 5 stages. फर्स्ट कंसेप्चुअल फेज, प्रत्येक प्रोजेक्ट को 5 स्टेज से गुजरना होता है। सबसे पहले गौर करिए तो कंसेप्चुअल फेज होता है, हालांकि ये अपने आप में एक अलग यूनिक है, चैप्टर है, जिसको हम आगे डिटेल में बताएंगे प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल जब पढ़ाएंगे तो कर्व वगैरह के मदद से। लेकिन यहाँ पे आप समझिए, सबसे पहले किसी प्रोजेक्ट का आइडिया दिमाग में आता है। क्यों आता है? जब हमारे पास सरप्लस फंड हो, अनयूटिलाइज्ड फंड कह सकते हैं, अनयूटिलाइज्ड कैपेसिटी। अभी आप देख लो, हमारे डायरेक्टर साहब को के ब्रेन में आया कि लड़कों को जो है सो हमारा जो एक्सपर्ट टीचर है
वह यूजलेस बैठे हुए हैं घर पर, बच्चे का भी पढ़ाई नहीं पूरा हो पा रहा है इस न्यू प्रॉब्लम की वजह से। तो उन्हें दिमाग में लगाया कि भाई क्यों ना लड़कों को एक सुविधा दिया जाए लाइव क्लास का, या अदर वे तरीके से हम डिजिटल माध्यम से या अन्य प्रकार से बच्चों को ये सुविधा प्रदान कर सकें। तो अनयूटिलाइज जो एक्सपर्ट्स बैठे हुए थे उनके ब्रेन में आया कि भाई इसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। तो आज के डेट में आईटी के डेवलपमेंट की वजह से ये संयोग हो पाया जो आज हम लोग जुड़ गए हैं, है ना। ठीक उसी प्रकार से अनयूटिलाइज एक्सपर्ट हो, अनयूटिलाइज फंड हो, अनयूटिलाइज रिसोर्सेज हो, तो उस अनयूटिलाइज रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज किया जाए ये सिर्फ टॉप मैनेजमेंट के ही दिमाग में किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो ये ज़रूरी नहीं है। ये किसी फोरमैन लोअर लेवल वर्कर के ब्रेन में भी आ सकता है कि ऐसे करने पर इसका बेहतर इस्तेमाल हो सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ए प्रोजेक्ट आइडिया कंसीव इन आवर माइंड that such type of unutilized expert or funds or resources can be utilized in better way if we adopt this project, है ना। Then after conceiving such type of ideas generation, we will have to define, whenever you will say to top level management that sir we can utilize this fund in such way, then define please is clear, define it clearly। तो उसको कहते हैं डेफिनेशन पेज। अब उसको डिटेल करके हम समझाएंगे कि क्या क्या इसमें प्रॉस एंड कॉन्स हो सकता है और उसको कैसे हम सॉर्ट आउट कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम को। वो करते हुए हम ये दर्शाएंगे कि यह स्मूथली किया जा सकता है, बहुत डिफिकल्ट टास्क नहीं है। तब टॉप मैनेजमेंट उस पर अपना फोकस कॉन्सेंट्रेट करेगा। तो उसके बाद जब डिफिनीशन फेज से हम गुजर जाते हैं, अप्रूवल मिल जाता है उस प्रोजेक्ट का टॉप लेवल मैनेजमेंट से, तो फिर उसका प्लानिंग होता है, डिज़ाइनिंग होता है। तो प्लानिंग फेज कहलाता है। फिर उस प्लान जब पूरा कंप्लीट तैयार हो जाता है, अप्रूवल हो जाता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं, उसको इम्प्लीमेंट करते हैं, एक्सिक्यूट करते हैं। यानी उस प्लान को, उस डिज़ाइन को एक्सिक्यूट करते हैं, लागू करते हैं कि कैसे कैसे इसको किस स्टेज में पूरा करना है ना। तो उसको कहते हैं इम्प्लीमेंटेशन स्टेज। इम्प्लीमेंटेशन स्टेज में बातें सामने आने लगती है। अब लैंड एक्विजिशन प्रोसेस होता है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ चालू हो जाता है, प्लांटेशन, इंटीरियर डेकोरेशन, बहुत सारे वर्क्स एक्टिविटीज़ ऑन ग्राउंड जो है सो दिखने लगता है। तब लगता है कि कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले ऑन पेपर सब कुछ होता रहता है, अप्रूवल, प्रोजेक्ट मार्केट सर्वे वगैरह, बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना होता है ना। उसके बाद लास्ट है कमीशनिंग फेज और क्लीन अप फेज। जब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो जो भी प्रोजेक्ट प्रोमोटर है वो पहले ट्रायल लेता है। क्या करता है? ट्रायल ऑपरेशन करता है कि क्या हम सक्सेस होंगे कि नहीं होंगे। जैसे आप देखे होंगे मुजफ्फरपुर टू हाजीपुर अगर डबल लाइन है या किसी शहर के बीच में डबल लाइनिंग किया गया तो उस नए ट्रैक पर अगर जाता है, ट्रेन जाती है तो सक्सेसफुली वो होता है कि नहीं होता ऑपरेशन। इसका पहले अच्छा से ट्रायल लिया जाता है, उसके बाद ही अलाउ होता है, कंटिन्यू किया जाता है उस लाइन को, है ना। ठीक उसी प्रकार से ट्रायल ऑपरेशन लेते हैं और उसके बाद जो प्रोजेक्ट प्रमोट करने वाला वो हैंड ओवर उस ऑनर को कर दिया जाता है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। जैसे बिहार सरकार का कोई प्रोजेक्ट है तो जो कॉन्ट्रैक्ट ली हुई कंपनी है, गेमन इंडिया लिमिटेड हो या इरकॉन हो, ये सब तरह की कंपनी जब प्रोजेक्ट पूरा कर देती है, ट्रायल ले लेती है, तो उसको क्या करते हैं, सरकार को सुपुर्द कर देती है, हैंड ओवर कर देती है। तो उसको हम क्या कहते हैं, क्लीन अप फेज और कमीशनिंग फेज। एवरी प्रोजेक्ट हैज़ टाइम लिमिट, इसकी चर्चा भी हम पहले कर चुके हैं। प्रत्येक प्रोजेक्ट को एक समय सीमा के अंदर ही पूरा करना होता है। क्यों कि अगर हम प्रोजेक्ट को डिले करते हैं तो प्रोजेक्ट जब डिले होता है तो कॉस्ट टाइम ओवररन की वजह से, इसको टाइम ओवररन कहा जाता है, और टाइम ओवररन के वजह से कॉस्ट ओवररन नेचुरल फेनोमेना है, उसके साथ लगा हुआ है।
जो काम आपको 5 इयर्स में कंप्लीट करना है उसमें 10 इयर्स लग जाते हैं, तो 5 इयर्स जो एक्स्ट्रा लगा, कॉस्टिंग तो ज़्यादा आएगा, प्राइस लेवल चेंज कर रहा है, मटेरियल्स का प्राइस हाइक होगा, लेबर कॉस्ट ज़्यादा आएगा, है ना, अदर मेंटेनेंस कॉस्ट, फंडिंग कॉस्ट ज़्यादा आएगा, कैपिटल कॉस्ट ज़्यादा आएगा, नतीजा जो है प्रोजेक्ट का कॉस्ट कई गुना अधिक हो सकता है। ऐसे में फेल्योर होने की संभावना, प्रोजेक्ट के बीच में ही फेल्योर होने की संभावना, अनसक्सेसफुल होने की संभावना बढ़ जाती है। इसलिए एवरी प्रोजेक्ट हैज़ टू बी कंप्लीटेड विद इन सेट टाइम इंटरवल, है ना। नेक्स्ट, एवरी प्रोजेक्ट इज ए सेट ऑफ यूनिक एक्टिविटीज। सिमिलर प्रोजेक्ट at 2 location will be different in nature. Suppose आप एक चापा नल गड़वाते हो, तो मुजफ्फरपुर में भी चापा नल गड़वाते हो या बिल्डिंग एक कंस्ट्रक्शन करते हो, सिमिलर सेम एरिया है, ग्राउंड एरिया वही बराबर है, स्क्वायर फीट बराबर है, कंस्ट्रक्शन नक्शा सब बराबर है, लेकिन एक आप गया डिस्ट्रिक्ट में करते हो और एक मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में, दोनों का मिट्टी का अंतराल है, दोनों जगह का जो अर्थ का पोजीशन है, ग्राउंड का अंडरग्राउंड सी पोजीशन है, वो डिफरेंट है, तो दोनों को बनाने का प्रोसेस एक नहीं होगा। आप ऐसे जोन में बना रहे हो जो बहुत ज़्यादा भूकंप के दृष्टिकोण से, अर्थक्वेक के दृष्टिकोण से ज़्यादा सेंसिटिव है, वहाँ कंस्ट्रक्शन का तरीका, और दूसरा जो बहुत सेफेस्ट जोन है वहाँ कंस्ट्रक्शन के तरीके में फ़र्क होगा। तो इसीलिए कहा जाता है एवरी प्रोजेक्ट हैज सेट ऑफ यूनिक एक्टिविटीज, अपने आप में डिफरेंट एक्टिविटीज होता है ना। एवरी प्रोजेक्ट हैज टीम वर्क, तो एक आदमी तो कुछ नहीं कर सकता। जिस प्रकार से एक ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए, है ना, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए एक हायरार्की होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, जिसमें स्टाफिंग वगैरह सबसे गुजरना होता है, ठीक उसी प्रकार से एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक टीम वर्क होता है। उसमें भी प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, प्रोजेक्ट असिस्टेंट मैनेजर होते हैं, प्रोजेक्ट लोअर लेवल होते हैं, हायर लेवल ऑफिसर होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, ठीक इसीलिए इसको टीम वर्क कहा गया, है ना। लेबर, एवरी प्रोजेक्ट इन्वॉल्व सर्टेन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी, प्रत्येक प्रोजेक्ट बिना रिस्क का हो यह पॉसिबल नहीं है, कुछ न कुछ रिस्क होता है। आप जिस लोकेलिटी में हो सकता है कुछ अनफॉर्सीन सिचुएशन का सामना आपको करना पड़े। आज के डेट में अगर देखा जाए तो बाढ़ अगर आ जाती है अचानक, तो उस प्रोजेक्ट का क्या पोजीशन हो जाता है, बहुत सारा मटेरियल बर्बाद हो जाता है, प्रोजेक्ट वर्क रुक जाता है ना। तो कब कौन से परेशानी आ सकती है उसको हम अनसर्टेनिटी कहते हैं, जिसको हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बाकी जो प्राइस लेवल है, इकोनॉमी का ट्रेंड कह रहा है कि मटेरियल और लेबर कॉस्ट में चेंजेज आएगा, ये रिस्क हमको दिख रहा, उसका हम प्रोविजन भी कर सकते हैं एक अनुमान लगा करके। लेकिन जो अनसर्टेनिटी है, अनहैपनिंग्स है, उसके बारे में कोई प्रेडिक्शन हम नहीं कर सकते, लेकिन उससे गुजरना पड़ता है। लगभग जो भी लंबा प्रोजेक्ट है, जो टाइम जिसमें ज़्यादा लगना है, उसमें उस तरह के भी अनफॉर्चुनेट इवेंट्स का सामना करना पड़ सकता है। तो एवरी प्रोजेक्ट हैज़ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व सर्टेन रिस्क एंड अनसर्टेनिटी।